Good morning, students. In our last class, we have derived the three equations of Newton's three equations of motion, right? Now, today we are going to derive these three equations of motion, but with the help of calculus, right? So, our heading is Newton's equations of motion, right? There are three equations of motion. V is equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and t is the time period, right? S is equal to ut plus half at square, where s is the displacement, u is the initial velocity, t is the time, a is acceleration, and t is again the time period. And the third equation is v square is equal to u square plus 2a s, where v is the final velocity, u initial velocity, a acceleration, or s displacement. Basically, these are the three equations of motion. Now we have to derive all these three equations of motion by calculus method. ओके, कैलकुलस मेथड का मतलब बेसिकली हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं. फॉर दिस वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, राइट? बाय द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv by dt. और यहां से अगर मैं dv की वैल्यू निकालूं सो dv इज इक्वल टू a dt, राइट? नाउ ये जो v है, dv है, ये है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम t, राइट? मतलब ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt. अगर मुझे यहां से पूरा वेलोसिटी निकालनी है फॉर पूरे इंटरवल ऑफ टाइम, so I have to integrate both these equations, both these terms, right? मुझे इन दोनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा बोथ साइड से, अगर मुझे टोटल वेलोसिटी निकालनी है फॉर टोटल टाइम पीरियड स्मॉल t, राइट? एंड ऑब्वियसली जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वी हैव टू अप्लाई लिमिट्स हियर. तो टाइम की लिमिट हो जाएगी 0 to t, राइट? इनिशियल टाइम इज टेकन टू बी 0 और जो फाइनल टाइम है उसको हमने मान लिया स्मॉल t, राइट? सिमिलरली जहां वेलोसिटी की जो लिमिट्स है वो हो जाएंगी फ्रॉम u टू v, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी. सो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने केवल लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं वेलोसिटी के लिए इनिशियल और फाइनल, और टाइम के लिए 0 to t, राइट? नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v, और यहाँ पे हमने लिमिट्स एज इट इज पुट कर दी, राइट? यहाँ पे क्या होगा, a इज अ कांस्टेंट, तो ये जो a है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और हमारे पास बच गया 0 to t dt, राइट? a सिंस a इज अ कांस्टेंट टर्म, सो जो कांस्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ dv को v लिखा वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t, और यहाँ पे हमने लिमिट्स रख दी फ्रॉम v टू u. नाउ यहाँ पे जब हम लिमिट्स पुट करके सॉल्व करेंगे सो व्हाट डू वी गेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? तो ये हो जाएगा v माइनस u, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a वी हैव रिटन एज इट इज इनटू, यहाँ पे भी हम लिमिट्स लगाकर सॉल्व करेंगे. सो व्हाट डू वी गेट, अपर लिमिट दैट इज t माइनस 0 दैट इज द लोअर लिमिट. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू at, और v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट? Basically this is our first equation of motion. So in this way we can derive our first equation of motion with the help of calculus method, right? Now अब हम बात करते हैं second equation of motion के लिए, that is s is equal to
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसको अब हम डिराइव करेंगे विद द कैलकुलस मेथड। फॉर दिस वी नो दैट, जैसे हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहाँ पर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखना है dx बाई डी टी, वेर x इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमको पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, right? Where x is the displacement, v is the velocity at a particular time small t. ये dt जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dx is equal to v dt, right? अभी हमने v की वैल्यू निकाली, that is u plus at, right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे we know that v is equal to u plus at, और v की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। So what it will become, dx is equal to u plus at into dt, right? Now same चीज जो हमने previous केस में की थी कि small time के लिए हमको small velocity पता थी, यहाँ पे भी हमको small time के लिए small displacement पता है, that is dx, और अगर हमको total displacement निकालना है for the whole time t, then we have to integrate both these साइड्स, राइट? हमको दोनों साइड्स को क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt, राइट? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन x1 और फाइनल पोजीशन x2, राइट? हमने मान लिया इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2, तो हमने लिमिट सप्लाई कर दी फ्रॉम x1 टू x2, और टाइम अगेन फ्रॉम 0 टू t, हम इनिशियल टाइम को 0 मान लेते हैं और फाइनल टाइम हमारा हो जाएगा स्मॉल t, राइट? सो वी हैव जस्ट पुट द लिमिट्स हियर। नाउ अगर हम इसको सबसे पहले हम RHS सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टू टर्म्स इज गिवन हियर, राइट? तो हम सबसे पहले दोनों टर्म्स के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt, and we have written limits here, right? So we have done just nothing, यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को ओपन करते हुए इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर दिया, राइट? LHS आपका सेम एज इट इज चल रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू t t dt, यहाँ पे आ जाएगा 0 टू t u dt, और ये हो जाएगा x1 टू x2 dx, right? Now on solving it, what do we get? Integration of x1 to x2 dx is equal to, अच्छा हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, so I can write x here, और लिमिट्स हमने रख दी x1 टू x2, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt। ये जो u है ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो u इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t, और लिमिट्स हो गई यहाँ पे 0 टू t प्लस a एज इट इज। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर बाय 2, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू t अगेन, राइट? So we have to keep in mind all the formulas, all the related to the differentiation and integration. Okay. Now अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u। यहाँ पर अगेन हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज t माइनस 0 प्लस a इंटू, यहाँ पर अगेन लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। सो वी हैव डन जस्ट नथिंग हियर, हमने सिर्फ लिमिट्स अप्लाई की हैं, अपर लिमिट माइनस
lower limit. This is the only thing that we have done. Now final position minus initial position. So final position minus initial position is equal to the net displacement. तो इसको हम डिनोट कर देते हैं S से, बिकॉज हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं S से. ये हो जाएगा S इज इक्वल टू U T प्लस A T स्क्वायर बाय 2. अगर हम T में से 0 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट T, और T स्क्वायर बाय 2 में से भी 0 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट T स्क्वायर बाय 2 ओनली. सो यहां से हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT square, right? This is third equation of motion. This is the second equation of motion. This also we have derived with the help of calculus method, right? So we this will be our second equation, that is S is equal to UT plus half AT square. Now अब हम बात करते हैं हमारी third equation of motion की, that is V square is equal to U square plus 2as. इसको अब हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. ओके, फॉर दिस वी नो दैट A is equal to dv by dt, राइट. नाउ इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्चुअली दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन. दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12. ओके, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. हमने कुछ नहीं किया, dv को यहाँ लिख दिया, dt को अलग से लिख दिया, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया. ओके, दिस थिंग you will going to study in the class 12th. okay, just understand it like this only for now. हमने कुछ नहीं किया है, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया, that's it. okay, now students you know that dx by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर, राइट. सो वी हैव रिटन v हियर, और यहां से अगर मैं इस dx को इधर भेजता हूं, सो आई विल गेट v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू dx, राइट. हमने कुछ नहीं किया, ये जो dx है उसको LHS में भेज दिया है, एंड वी विल गेट v dv इज इक्वल टू a dx. ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv, राइट. Now again the same thing that we have followed in the previous cases also. ये जो है वो small amount of displacement और small amount of velocity है, right? We have to find out the total displacement and total velocity. So we have to integrate both these terms, right? और जब हम integrate कर रहे हैं तो हमको displacement लेना है x1 to x2 और वेलोसिटी लेनी है u2 v, that is the initial velocity and final velocity, and initial displacement and final displacement, right. now अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये जो a है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड वी विल गेट x1 to x2 dx इज इक्वल टू, अगेन यहां से v बाहर आ गया, एंड वी विल गेट u2 v, सॉरी v बाहर नहीं आएगा बिकॉज v इज नॉट कांस्टेंट, v इज वेरिएबल, है ना. हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v जो है वो अंदर ही रहेगा, a बाहर आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट. सो a वी हैव रिटन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, राइट. dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, द लिमिट्स विल बी फ्रॉम x1 टू x2. यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ v dv हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, राइट. लिमिट्स हो गई फ्रॉम v टू u. इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमने मान लिया 1. सो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, है ना. हमारे पास फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, राइट. तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट की, सो वी विल गेट x स्क्वायर बाय
2। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हम यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। नाउ ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। वी हैव डन जस्ट नथिंग, हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, राइट। ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज इट इज इक्वल टू द नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, और इस 2 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस इज बेसिकली अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ motion, right? So in this way we can derive all the 3 equations of motion with the help of Newton's with the help of calculus method, right? Now our next topic is expression for the distance traveled in nth second, right? अगर हमको ये बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड्स तक मूव कर रहा है, राइट, तो हम इनिशियल पोजीशन पर या फाइनल पोजीशन पर उसकी क्या वेलोसिटी है वो तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर हमसे पूछा है कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड के बीच में रैंडमली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में उसकी क्या वेलोसिटी है या उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिराइव, राइट। मतलब जो आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बट अगर आपसे 2 टाइम के बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा है कि 4th सेकेंड में उसकी वेलोसिटी, उसके डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिराइव, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हमने मान लिया टोटल टाइम n में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर, राइट। हम यहाँ पे टाइम के लिए n लिख रहे हैं और कुछ नहीं। हमने निकाल लिया कि टोटल टाइम n में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं कि n से जस्ट 1 सेकेंड कम है ना, n से जस्ट 1 सेकेंड पहले उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऊपर वाले में हमने t की जगह n पुट कर दिया और नीचे में हमने सिर्फ t की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव डन। नाउ अगर हमको इस तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, राइट। दैट इज that will be equal to the final displacement minus the initial displacement, that is Sn minus 1। मतलब टोटल टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो माइनस उससे 1 सेकेंड पहले उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। सो वी विल गेट un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। What do we get? dn is equal to un plus half an square minus ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, इट विल बिकम n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, राइट। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी से सॉल्व कर लिया। नाउ व्हाट डू वी गेट?
dn is equal to un plus half an square minus, it will become un minus u plus half an square plus half 2n minus half a, राइट। और यहाँ पे भी a आ जाएगा। अगर हम इस हाफ a का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल गेट हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2na माइनस हाफ a, राइट। अब इस माइनस से अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली हियर, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अंदर सारे साइंस चेंज कर दिए बिकॉज ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, राइट। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे हाफ an स्क्वायर से माइनस हाफ an स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये प्लस un से माइनस un कैंसिल, राइट। सो वी विल गेट dn इज इक्वल टू u माइनस an प्लस हाफ a, राइट। we will get u plus u minus an, sorry, this is plus, right, square plus, okay, this will be minus 2n, this will be minus 2n plus 1, right। so ये हो जाएगा plus an minus half a, okay, and it will become plus an minus half a, right। so dn is equal to u plus an minus half a, और अगर हम इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन ले लें, so we will get n minus 1 by 2 here, right। so u plus half a n minus 1 by 2, या अगर हम यहां से 2 का एलसीएम लेकर उसको कॉमन ले लें, सो इट विल बिकम 2n माइनस 1, और ये वाला जो 2 है वो बाहर आ गया, राइट। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ओके। कोई ऑब्जेक्ट nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दैट। यहाँ पे फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग माइनस 2n प्लस 1 आएगा, सो यू जस्ट करेक्ट इट हियर, ओके। बेसिकली दिस विल बी द एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर हमको n की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है और a की वैल्यू पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट पर जाकर फ्रीली ड्रॉप कर दो, है ना, इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंडर, तो उस केस में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, ओके। सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ फ्री फॉल का मतलब क्या, हम किसी हाइट पर गए और हमने ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप कर दिया बिना उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाए, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा दैट इज सेड टू बी द मोशन अंडर ग्रेविटी। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है ग्रेविटी के अंडर, तो उस केस में इन इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजेस आ जाते हैं, दैट वी विल सी, ओके। वी नो दैट स्टूडेंट्स ए इज द एक्सेलरेशन, राइट। बट जब भी हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल की, तो फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, राइट। मतलब ये जो a है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा। सो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, दिस, राइट। ऑल्सो देयर इज वन थिंग, जो g है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ वर्क करता है, एंड सिंस इट इज एक्टिंग टुवर्ड डाउनवर्ड, इसलिए वहां पे हम g की जगह क्या लिख देते हैं, माइनस g, राइट। तो जहां जहां पे a है वहां क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, ओके।
माइनस जी आ जाएगा एक्चुअली, हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, राइट। नाउ एक और चेंज होता है जब भी हम ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल की बात करते हैं। दिस S इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट, राइट। जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में तो हो जाएगा दो पॉइंट्स के बीच की पोजीशन, राइट। बट जब भी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल की तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, राइट। कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल कब करेगा, जब आप उसको किसी हाइट से फ्री फॉल करवाते हो, राइट। तो यहां पर इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी, उसको हम s नहीं लिखते हुए इट विल बी डिनोटेड बाय h इज हाइट, राइट। तो यहां पे हम s को, डिस्प्लेसमेंट को s नहीं लिखते हुए हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब h से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन में ही दो चीजें आपको चेंज करनी है। पहला a की जगह माइनस जी हो जाएगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h हो जाएगा एंड यू विल गेट द थ्री इक्वेशंस ऑफ द मोशन ड्यू टू मोशन अंडर द ग्रेविटी, राइट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल कर रहा है तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए या उन केसेस को सॉल्व करने के लिए हम ये इक्वेशंस यूज करेंगे, ना कि this one, right, because these are the for linear motion or for any random motion, but जब भी हम free fall की बात करेंगे तो उस केस में we have to solve the numericals by these three equations, okay। So these three are the equations that are that can explain the motion under the gravity or if the object is having a free fall, okay। Hence our chapter is completed, students. From next class we will study the further topics, okay। So that's all for today's class. Thank you.